बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलिमिनेशन रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। आज हम करेंगे द इफेक्ट ऑफ द बेस ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शन के बेस का एलिमिनेशन रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट है, किस तरह का बेस होगा। तो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो E1 ज़्यादा ऑपरेट करेगा, डोमिनेट होगा, या E2 ज़्यादा डोमिनेट होगा, या एलिमिनेशन रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज़्यादा फेवरेबल होंगे या नहीं होंगे। तो बेस जो है उस पर कैसे ये डिपेंड करेगा, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें द इफेक्ट ऑफ द बेस इन E1 रिएक्शंस आपको पता है कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है और दूसरे स्टेप में जो है वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो प्रोटॉन कैप्चर करता है बेस सेकंड स्टेप में। तो E1 रिएक्शन एन एक्सटर्नल बेस इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। वो कहते हैं जी E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एक एक्सटर्नल बेस जो है वो रिक्वायर नहीं होता, सॉल्वेंट ही द सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस। तो सॉल्वेंट ही बेस के तौर पे वर्क करता है। E1 रिएक्शंस में आपको किसी भी अलग से बेस की ज़रूरत नहीं होती जो प्रोटॉन को कैप्चर करे। आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया उस रिएक्शन के लिए, वो सॉल्वेंट ही बेस के तौर पे वर्क करेगा इन E1 रिएक्शन। व्हेन एन एक्सटर्नल बेस इज एडेड, लेकिन जब एक और बेस आप ऐड कर देते हैं, एक्सटर्नल बेस आप ऐड कर देते हैं, दी रिएक्शन जनरली प्रोसीड बाई E2 मैकेनिज्म। तो रिएक्शन जो वो E1 मैकेनिज्म की बजाय E2 मैकेनिज्म जो है वो उसके तहत जो वो चलना शुरू कर देते हैं। इफ ए स्ट्रॉन्ग बेस आर ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द बेस इज यूज्ड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस या बेस की ज़्यादा मकदार आप यूज़ करेंगे, द E2 पाथवे विल बिकम फेवरेबल इवन विद टर्शरी सबस्ट्रेट्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी जो सबस्ट्रेट्स हैं वो SN1 या E1 मैकेनिज्म देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि अगर बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर सबस्ट्रेट आपका टर्शरी भी है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो E2 पाथवे को फॉलो करेगा। E2 पाथवे जो फेवरेबल हो जाएगा। बाई मालिकुलर एलिमिनेशन जो पाथवे जो है ये सिंगल स्टेप पाथवे है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही वक्त में होती है, जो वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। व्हेन द बेस इज वीक और इन लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर आपका बेस वीक है और यहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, देन E1 मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड विद टर्शरी एंड इन सम केसेस विद सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स। देन फिर क्या होगा, E1 मैकेनिज्म जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा विद टर्शरी सबस्ट्रेट्स के साथ, और सम केसेस सेकेंडरी के साथ भी, इन सम केसेस विद सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स के साथ भी किया जाएगा। अगर आपका बेस वीक होगा या लो कंसंट्रेशन में होगा तो E1 जो है वो डोमिनेट करेगा टर्शरी के साथ और सेकेंडरी के साथ भी। सिंस ऑल द बेसेस जनरली आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स, वो कहते हैं जी बस तमाम जो बेसेस हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल्स अगर वो बेस जो है वो कार्बन के ऊपर सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करे तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अगर वो प्रोटॉन को कैप्चर करे तो उसको आप बेस कह देंगे। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ ए बेटर बेस और बेटर न्यूक्लियोफाइल। वो कहते जी कि जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है या अटैकिंग बेस है, वो तमाम बेसिस वो कहता है न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो प्रोडक्ट की नेचर के एलिमिनेशन प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, डिपेंड्स वेदर इट इज़ ए बेटर बेस। अगर बेटर बेस है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, अगर बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, इन द रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन विद एथोसाइडाइन, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है और इसका रिएक्शन विद एथोसाइडाइन, ये सोडियम एथोसाइड है, और इसमें सिर्फ जो अटैकिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल होगा वो C2H5O नेगेटिव होगा इसमें, जो इसके ऊपर अटैक करेगा अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन पे। 2 ब्रोमो विद एथोसाइडाइन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, द मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन होगा, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा
क्योंकि जो एथोक्साइड का ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बेसिक करैक्टर जो है वो रखता है, वो प्रोटॉन को, बीटा प्रोटॉन को बआसानी कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। The ethoxide ion which is a strong base, the major product is alkene, मेजर प्रोडक्ट अल्कीन होगा। माइनर प्रोडक्ट जो है वो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट जो है ये होगा CH3 ट्वाइस CH3 को इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ पे ट्वाइस, ये CH और Br की जगह OC2H5, दैट इज सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। ये माइनर होगा, इसकी कम मकदार बनेगी, ये ज़्यादा मकदार बनेगी। कब? अगर आपका टैक्टिन जो बेस है वो C2H5O होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटॉन को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन उसको कहते हैं यही बिल्कुल रिएक्शन हो, यही सबस्ट्रेट हो, यही आपका टैक्टिन बेस हो, लेकिन सिर्फ ये है कि इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर हो जाए। ठीक है जी। थायोअल्कोहल का ये साल्ट C2H5OH का ये साल्ट सोडियम थायो अल्काइल ये बन जाए, अगर ये आप यूज़ करें, सिर्फ ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो ये सल्फर जो है C2H5S नेगेटिव यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये सल्फर एटम जो है इसमें अच्छा बेस नहीं है, ये प्रोटॉन को कैप्चर करने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी वजह से जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा और सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है सल्फर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाने की सलाहियत तो रखता है, लेकिन प्रोटॉन को कैप्चर करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन से नहीं रखता। तो इसकी वजह से सल्फर जो है अच्छा बेस तो है, अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को जो है वो एलिमिनेट करने की, रिमूव करने की, ऑब्स्ट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है मेजर वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, और जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट को एल्कीन जो बनेंगे वो कम मकदार में बनेंगे। सिर्फ एक एटम तब्दील होने से, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, प्रोटॉन को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है, तो ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से बड़ा है, एक ही ग्रुप के प्रोडक्ट टेबल में एक ही ग्रुप के 6 ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन सल्फर स्लिम हो गया, तो सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव तो नहीं है, प्रोटॉन को कैप्चर करने की सलाहियत तो नहीं ज़्यादा रखता ऑक्सीजन से, लेकिन ये सल्फर जो है अच्छा बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन दे के प्रोटॉन को कैप्चर कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। सो ए स्ट्रॉन्ग बेस नॉट ओनली फेवर्स E2 और E1 रिएक्शन, वो कहते हैं जी ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये ना सिर्फ E2 को E1 पे फेवर करेगा, सो स्ट्रॉन्ग बेस नॉट ओनली फेवर E2 और E1, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो E1 मैकेनिज्म भी E2 में तब्दील हो जाएगा, और ना सिर्फ E1 को E2 को E1 पे फेवर करेगा, बट आल्सो फेवर्स एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन पे प्रेफर करेगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट को जो है वो ये प्रेफर करेगा, फेवर करेगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। Similarly, under solvolytic conditions, if the solvent is better base, जहाँ सॉल्वोलाइसिस हो रही है, सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके रिएक्टेंट्स के साथ, आपके सबस्ट्रेट के साथ, आपके सबस्ट्रेट के साथ, तो वो कहते हैं जी सॉल्वोलाइटिक कंडीशंस, इफ द सॉल्वेंट इज बेटर बेस, अगर सॉल्वेंट बहुत अच्छा बेस है, E1 विल बी द प्रीडोमिनेंट पाथवे, तो E1 जो है ये ज़्यादा डोमिनेट पाथवे जो वो चलेगा अगर आपका सॉल्वेंट अच्छा बेस है। एंड इफ़ इट इज़ ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो देन SN1 मैकेनिज्म विल डोमिनेट। अगर सॉल्वेंट अच्छा बेस है तो जो है वो E1 मैकेनिज्म चलेगा, अगर सॉल्वेंट आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 मैकेनिज्म चलेगा। जनरली इन एन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट फेवरिंग यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, आयोनाइजिंग जो सॉल्वेंट होते हैं वो ज़्यादातर फेवर करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को, जैसे अल्कोहल है या पोलर की सॉल्वेंट है। दी SN1 मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट्स ओवर
द E1 mechanism. वो कहते हैं जनरली इन एन आयनाइजिंग सॉल्वेंट फेवरिंग यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को जो है वो आयनाइजिंग सॉल्वेंट फेवर करते हैं. द SN1 मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट्स ओवर द E1 मैकेनिज्म. तो फिर E1 की बजाय SN1 मैकेनिज्म को भी फेवर करते हैं अगर आपके सॉल्वेंट आयोनाइजिंग हो, यानी आयंस में तब्दील करने की सलाहियत जो वो रखते हैं. Dear student, that is the end of today's lecture. Allah Hafiz.